हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड का अगला टॉपिक। ठीक है ना, जहाँ पर हमने छोड़ा था हमने देखा था कि जो बैकबोन्स वगैरह थे वो क्या होते हैं, उसी के आगे अभी हमें आज पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि ये जो डीएनए है ये क्या होता है, स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? तो देखिए, जब डीएनए को क्या थे, एक साइंटिस्ट, एक नहीं एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? फ्रैंकलिन और विल्किंस। इन्होंने 1953 में 1953 में एक डिफ्रैक्शन दिया। क्या दिया? डिफ्रैक्शन दिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर इन्होंने क्या किया, डीएनए को देखा तो इनको डीएनए कैसे दिख रहे थे? डबल हेलिक्स दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? डबल हेलिक्स दिख रहे थे। उनका डायमीटर वगैरह इन्होंने क्या किया, माप ओप के उसको अच्छे से एकदम क्लियर कर लिया कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है और डबल न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अभी हम आगे वो सब सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो इसके बाद उसी के कुछ समय बाद, मतलब उसी साल में 1953 में वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल क्या किया, प्रपोज्ड किया, जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। इनमें इन्होंने बहुत सारी चीजें डीएनए के बारे में एक्सप्लेन की और इसलिए इनको 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। देखिए, इसमें जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें आप क्या कर लीजिएगा, नोट करते चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा और आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा डीएनए है, वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल है उसमें पहला वॉटसन और क्रिक ने कहा कि जो हमारा डीएनए होता है ये कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है ना, कैसे? ये कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है? डबल स्टैंड का मतलब क्या है? इनमें ये जो हमारा क्या है, डीएनए है, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना है। कहेंगे सर दो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब? ठीक है, या कहेंगे हम जो हमारा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दो स्ट्रैंड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है कैसे सर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर हम इसका एक तरफ का स्ट्रक्चर देखें, ये हमारा मान लीजिए क्या है, एक तरफ का स्ट्रक्चर है। तो इस एक तरफ के स्ट्रक्चर में हमने आपको पीछे आप देखेंगे कि सर इसमें क्या होता है, बैकबोन होते हैं। ठीक है ना, तो ये किससे मिलकर बने हैं? ये मैंने आपको बताया क्या होता है कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इन तीन चीज से मिलकर हमारा एक तरफ का जो हेलिक्स होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो, ध्यान देना, यही हेलिक्स क्या है? तो ये हमारे क्या हो गए, एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए। तो कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लगे हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे चार के चारों हैं, नाइट्रोजनस बेस है तो चारों नाइट्रोजनस बेस होंगे ना, तो एक तरफ का बना दिया। अब इसी तरह से दूसरे तरफ का भी बन गया। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, दूसरे तरफ का। इसलिए एक को हम बोल रहे हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो एक तरफ, और ये दोनों दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड है क्या? ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स से मिलकर क्या हुए हैं, बने हुए हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसी के आगे हम देखेंगे, हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके वाटसन और क्रिक के मॉडल का पहला हमने पढ़ाव क्या किया कि ये क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं कि हमारा ये जो डबल स्टैंडर्ड आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, ये क्या होते हैं, इनमें बैकबोन पाया जाता है। ये जो आपको लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन कहते हैं। बैकबोन ऑफ डीएनए। कहेंगे सर ये बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना होता है? तो हमेशा याद रखेंगे, ये जो बैकबोन होता है डीएनए का, ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर, हम डीएस लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोज शुगर को प्लस फॉस्फोरिक एसिड।
प्लस फास्फोरिक एसिड का मिलकर बना होता है। ये जो फास्फोरिक एसिड और क्या है हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर हैं, ये एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं? ये दूसरे से जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, किससे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहे हैं बैकबोन तो क्लियर हो गया, अब कह रहे हैं इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। दूसरा हमने आपको बताया, पहला हमारा हो गया बैकबोन, दूसरा जो किससे मिलकर बने हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड। दूसरा कह रहे हैं इसमें क्या होता है? आपके नाइट्रोजनस बेस और क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ये देखो यहाँ पर ये ए बैकबोन के साथ और ये टी क्या है? ये दोनों आपके क्या है? नाइट्रोजनस बेस ही है ना, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। तो ये किससे जुड़ा है? यहाँ पर देखो ये बैकबोन से ही जुड़े हैं ना। तो ये बैकबोन के किस वाले भाग से जुड़ते हैं? बैकबोन तो दो बना रहा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो हमेशा याद रखेंगे जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, ये नाइट्रोजनस बेस कभी भी फास्फोरिक एसिड के साथ नहीं जुड़ता, ये हमेशा डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ता है। और डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा, जिस बॉन्ड से ये जुड़ता है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगला है हमारा तीसरा जो बॉन्ड इसमें बनेगा वो क्या है? इसमें हम कहेंगे हमारा नाइट्रोजनस बेस प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस नाइट्रोजनस बेस के बीच क्या होते हैं? डबल, क्या होते हैं? डबल, यहां पर देखो ये डबल और क्या होते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और क्या होते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। ये देख लो। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम अपने ये जो डीएनए है, इस डीएनए की जो एक क्या होती है? ये हेलिक्स है। एक हेलिक्स का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो क्या है इसकी लंबाई है वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको देखेंगे नैनोमीटर में तो लगभग कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। अब कहेंगे सर नैनोमीटर मतलब, हमेशा याद रखेंगे जो हमारा 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है ना? तो ये कितने? 3.4 नैनोमीटर्स के इज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें एंगस्ट्रॉम में ही लिखना है। ठीक है ना? तो हम आगे देखेंगे। अब इसमें जो हमारा क्या होता है? एक हेलिक्स होता है। एक हेलिक्स का मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरे क्या है? कॉइलिंग है। एक कॉइलिंग की हम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब जो क्या होते हैं? एक कॉइलिंग होती है, इस एक कॉइलिंग में क्या होता है? 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। कितना? 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। अब कहेंगे सर 10 बेस पेयर्स हो गए। ठीक है, 10 बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं। अब बताओ फिर जो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग जो क्या है यहाँ पर? एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन है। तो इनके बीच कितना? अब एक में 10, 34 टोटल है, तो एक में कितना हो रहा है? 10। तो 10 में क्या करो? 34 में 10 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो 10 से उसको, 34 को। तो कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए जरा हम आगे देखते हैं। इनका जो डायमीटर होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये बैकबोन वगैरह आपका अच्छे से क्लियर हो गया और ये भी अच्छे से क्लियर हो गए, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम आगे देखेंगे इसमें कुछ और चीजें। जैसे इसमें देखिए कुछ क्या होते हैं? पोलरिटीज पाई जाती हैं। इसको हम 3 प्राइम इंड कहते हैं, इसको 5 प्राइम इंड कहते हैं। अब अगर ये जो 5 प्राइम इंड है इसको हम क्या बोल देंगे? 3 प्राइम इंड। और इसको क्या बोल देंगे? 5 प्राइम इंड। हमेशा याद रखेंगे जो हमारा दोनों हेलिक्स होता है डीएनए का, वो दोनों हेलिक्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, आमने सामने होते हैं, लेकिन ये दूसरे के कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है ना? जैसे अगर हम इसको है, 2 रस्सियां लिए हैं और दोनों रस्सी को एक क्या कर दे? ऐसे कर दे, तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी ना। कब क्रॉस नहीं करेंगी? जब इनके बीच क्या होगा? हम
क्या लगा देंगे, स्टिक लगा देंगे, तो एक दूसरे को क्रॉस टच नहीं करेंगे। तो सेम कंडीशन ऐसा हमारे इसका भी हो जाता है। और दूसरी चीज, जब इनकी जो रनिंग की बात करते हैं, जो हेलिक्स होते हैं दोनों, इनकी रनिंग की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम, अब इधर से इधर जा रहा है तो कभी भी इधर से फिर इधर नहीं जाएगा, इधर से फिर इधर आएगा। ये क्या हो गए 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। इतनी बातें क्लियर। अब आगे हम इसी को देखते हैं, क्या जो हमारा क्या होता है डायमीटर होता है वो। अब डायमीटर की बात मतलब कर रहे हैं यहाँ से, आपको पता है जो हमारा डीएनए का ये जो हेलिक्स बना है सबसे लास्ट में, मतलब किनारे पर क्या होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो हम कहेंगे जो हम इसका जो एंगस्ट्रॉम होता है वो कितना एंगस्ट्रॉम होता है डायमीटर, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। सर कैसे होता है जरा ये देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये एक थाइमिन है जो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के एडेनिन से जुड़ा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्वानिन है, ये हमारा ग्वानिन है जो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा है। अब आपको पता है यहाँ पर देखो ये क्या है, अब ये शुगर से जुड़ गए और इधर ये शुगर से जुड़ गए, अब इधर ये भी शुगर से जुड़ गए और इधर ये भी शुगर से जुड़ गए, और इधर बीच में क्या पाया जा रहा है, फॉस्फोरिक एसिड पाए जा रहे हैं। अब ये फॉस्फोरिक एसिड क्या हो रहे हैं, डायस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब एक फॉस्फोरिक एसिड से लेकर के इस फॉस्फोरिक एसिड के जो बीच की क्या है विड्थ है वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, एक शुगर मॉलिक्यूल ये और एक शुगर मॉलिक्यूल ये, तो इन दोनों के बीच की जो क्या होगी विड्थ होगी वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है ना, 11.1 एंगस्ट्रॉम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जब ये क्या होते हैं हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, जब ये क्या होते हैं क्वाइल्ड हो जाते हैं, कौन, हमारा डीएनए क्वाइल्ड होता है, तो इसमें जो ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है ना, एक ग्रुप यहाँ बनता है और एक ग्रुप यहाँ बनता है, बीच में भी बनते हैं। तो हमको एक आपको नॉर्मल वे में समझाना है। तो जो एक ये ग्रुप है इसको हम बोलते हैं छोटा सा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनर। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुव कहते हैं, GROOVE। और जो हमारा क्या होता है बड़ा वाला ग्रुप होता है, जहां पर ज्यादा बड़े क्या होते हैं ग्रुप्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं, मेजर, इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, थोड़े से शैलो होते हैं ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं होते। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शैलो होते हैं। तो इनका जो क्या होता है डायमीटर क्या होता है विड्थ होती है वो कितना होता है 12 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 12 एंगस्ट्रॉम। जो मेजर ग्रुव होता है ये क्या होते हैं, ये डीप होते हैं, ये क्या होते हैं, डीप होते हैं। और इनका जो एंगस्ट्रॉम इनका जो विड्थ होता है वो कितना 22 एंगस्ट्रॉम होता है। ये पूरी बात आपकी क्लियर हो गई किसके बारे में, अबाउट डीएनए के बारे में। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको मैं समझता हूँ अच्छे से क्लियर हो गई, और कोई चीज इसमें ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद क्या, डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए हियर द 5 टाइप्स ऑफ डीएनए। फर्स्ट ए डीएनए, सेकंड बी डीएनए, थर्ड सी डीएनए, फोर्थ डी डीएनए एंड फिफ्थ जेड डीएनए। फिफ्थ क्या है, जेड डीएनए, सॉरी फिफ्थ क्या है, जेड डीएनए। ठीक है, लेकिन इनमें से हमको सिर्फ क्या करना है, दो को ही देखना है। तो हम वो दो कौन कौन से डीएनए हैं जिनको हम देखेंगे, तो 5 में से सिर्फ हमको दो, एक तो हमारा हो गया बी डीएनए और दूसरा हमारा हो गया जेड डीएनए। इन्हीं दोनों डीएनए को हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बी डीएनए है, बी डीएनए मीन्स जो हमारा क्या होता है, वाटसन और क्रिक मॉडल दिए थे, ये जो डीएनए था ये क्या था, बी डीएनए बेस्ड था। किस पे ये बेस्ड थे, बी डीएनए। बी डीएनए क्या है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। ये क्या है, ये कैसे होते हैं, ये लीनियर होते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉरी ये होते हैं आपके लीनियर। ठीक है ना, और ये कैसे होते हैं अभी इसको हम बताते हैं, ये कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। दूसरा ये क्या है, हाईली स्टेबल हैं। ये क्या है, हाईली स्टेबल हैं, इस बात को याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा ये क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, राइट हैंडेड। ठीक है, कैसे हैं, राइट हैंडेड हैं। अगला फिर कह रहे हैं ये क्या है, राइट हैंडेड, दैट इज इसका मतलब क्या है, दैट इज कि ये कैसे हैं, क्लॉकवाइज हैं। ये कैसे हैं, इनकी जो है क्या होती है, क्वाइलिंग होती है वो कैसी होती है, क्लॉक
वाइज होती है, ठीक है ना। और इसके बाद, ठीक है ना, हमारा जो क्या होता है बेस पेयर होते हैं, इनमें 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। कितने? 10 बेस पेयर क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको इतनी 3 बातें इसमें क्लियर हो गई। अब हम जरा देखते हैं जेड डीएनए को। ये क्या हिस्सा होता है? ये होता है आपका जिग जैक होता है। दूसरा, ये जिग जैक होता है। दूसरा, ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। और तीसरा देख लेंगे, ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट हैंडेड। ये क्या होते हैं? लेफ्ट, यहाँ देखिए क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड क्या होते हैं, इसमें क्वाइलिंग पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं इट इज क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज इनमें डायरेक्शन पाया जाता है। और इनमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने होते हैं, 12 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इनके दोनों के डिफरेंसेस को क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है अगला जो है वो क्या है, एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। किसमें? जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा डीएनए होता है, ये हमारा डीएनए कैसे होते हैं, ये हमारा डीएनए होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है और डबल हेलिकल्स होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? 5x174, इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट सेंसिमर, ठीक है ना। कौन? रॉबर्ट सेंसिमर ने इसका खोज किया था। अगला है हमारा क्या, अगला हम पढ़ेंगे चारगाफ रूल, इंपॉर्टेंट है ये। चारगाफ रूल ये कहता है जो एडेनिन होता है वो थाइमीन के बराबर, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। दूसरी चीज, लेकिन कभी भी अगर हम ये कहें ये इसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। मतलब एडेनिन और थाइमीन कभी भी ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग तो बराबर हैं, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग बराबर तो हैं, लेकिन ये दोनों जब एक ही में हो जाएंगे तो बराबर नहीं होंगे। वही दूसरी चीज अब कह रहे हैं कि जो हमारा क्या है डीएनए है, जो हमारा क्या है फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरिक एसिड है, चारगाफ रूल ये कहता है A प्लस जी दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, प्यूरिन है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, पिरामिडीन है। क्या है? पिरामिडीन है। तो कह रहे हैं A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडीन। और आप कह सकते हैं क्या कि जो हमारा A प्लस जी है वो 50% और जो हमारा T प्लस सी है वो कितना परसेंट, 50%। ये दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है हमारी बॉडी के अंदर। Now his question is arises, if G means guanine is 30%, then what is percent of T? सर मतलब अगर जो ग्वानिन है उसका परसेंटेज, ग्वानिन का परसेंटेज T है तो थाइमिन का परसेंटेज क्या होगा, ये जरा हम यहाँ पर देखते हैं। इसको देखिए, अगर हम कहते हैं इसको निकालना है तो हम पहले किसको निकाल लेंगे, हमारा G पूछा है ना, तो हम पहले अगर A का निकाल लेंगे तो हमारा तुरंत T का आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि G का दिया है तो C का उसी के बराबर होता है। अब हम पहले किसका निकालेंगे, A का निकालेंगे तो T का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। हमने आपको बताया यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, यही बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं मान लीजिए अगर ये क्या है 30% है, कौन, जाहिर सी बात है अगर 30% है तो अब 50% में कितना बच रहा है, हम 20 और इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो सेम कंडीशन, अब कह रहे हैं यहाँ पर ये देखो ए इज इक्वल टू टी प्लस जी इज इक्वल टू सी, तो कह रहे हैं अब मान लीजिए जब ये जी किसके बराबर है, आपके सी के बराबर है, और जो ए है वो किसके बराबर है, टी के बराबर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो अब जी सी के बराबर है तो हम कह सकते हैं ये 30% हुआ, तो जायज सी बात है टी भी कितना होगा आपका, तो टी भी कितना होगा आपका 20%। तो दिस इज द आंसर, क्या आंसर इज दैट, यहाँ पर हम लिखेंगे 50% और यहाँ पर भी लिखेंगे 50%, तो यहाँ पर लिख दीजिए टी इज इक्वल टू 20%। क्लियर, ये आपका था क्या, चारगाफ रूल्स। अब आइए देखते हैं नाइट्रोजन, जो हम कहते हैं कि सर
एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच सिंगल ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है हाइड्रोजन की? तो याद रखेंगे जो हमारा क्या होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन, ये देखो ये एडेनिन और ये ग्वानिन, ये दोनों क्या हैं, प्यूरिन हैं, और ये थाइमिन और ये साइटोसिन क्या हैं, पिरिमिडिन हैं। तो हमेशा याद रखेंगे जो हमारा क्या होता है, एडेनिन होता है मतलब प्यूरिन होता है, उसमें क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो पिरामिडिन होते हैं उसमें सिंगल रिंग कंपाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो एक इधर नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच बनती है आप देख लेंगे कभी भी, तो ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो और इसके बाद फिर ये क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो अब इसमें इसी तरह से ऑक्सीजन किसके बीच, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनाता है, ये बनाता है आपका नाइट्रोजन के बीच बनाता है, हाइड्रोजन के बीच खुद बनाता है और ऑक्सीजन के बीच बनाता है, ठीक है ना। और एक और कंपाउंड है एफ कहते हैं, इसके भी बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो इतने के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ये आपका पूरा था क्या, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।